एक सवाल मेरा ये है, एक तरफ तो हम मेडिकल टूरिज्म के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं, अलग अलग देश से लोग हमारे देश आ रहे हैं इलाज कराने के लिए और उनको बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ भी मिल रही हैं, इलाज भी मिल रहा है। बट ऑन द अदर हैंड हमने कोविड जैसा एक दौर भी देखा है जब हमारे खुद देश के लोगों के लिए बिस्तर नहीं थे अस्पताल में, ऑक्सीजन नहीं थे, और चलिए वो तो एक आपदा थी, पहले से प्लान्ड नहीं था तो कुछ मालूम नहीं था, पर अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लाखों करोड़ों, जिनको अफोर्डेबल हेल्थ केयर नहीं मिलता है। किस तरीके से हम इन दोनों चीज़ों के बीच में एक बैलेंस बिठा सकते हैं? जी, बड़ा सही सवाल है आपका कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि हमारे देश में बहुत लोगों को अच्छी क्वालिटी की हेल्थ केयर एक्सेसिबल नहीं है और दूसरी तरफ विदेशों से लोग आ रहे हैं। तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं। इसमें देखिए, एक इंश्योरेंस का क्रिटिकल रोल है। सो हम देख रहे हैं कि भारत में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन कोविड के बाद काफ़ी बढ़ गया है। सो ज़्यादातर लोग अब किसी ना किसी फॉर्म में हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो उससे एक एक्सेस बढ़ जाता है क्योंकि आपको एक तरह से प्रोटेक्शन है, आपको पता है कि अगर कल कोई बात ऐसी होती है तो आप इंश्योरेंस के थ्रू जा सकते हैं। सो एक है। दूसरे, जो भारत सरकार की और स्कीम्स चल रही, पर्टिकुलरली पीएमजे, आयुष्मान भारत वगैरह जो चल रही हैं, उससे भी काफ़ी फर्क पड़ा है, जिससे कि एक्सेस काफ़ी इंप्रूव हो गई है। और जो ये मुझे मानना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि जो भारत सरकार इसमें सिस्टम्स और प्रोसेसेस और टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है वो वर्ल्ड क्लास है। तो इतने ज़्यादा लोगों को बेनिफिट दे रहे हैं और हर तरह से इसको प्रॉपरली टेक्नोलॉजी के थ्रू कर रहे हैं, तो उससे भी काफ़ी फर्क पड़ रहा है। ये दो तीन चीज़ें जो हैं, अब तरह तरह के और स्कीम्स भी आ रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहा है, आपको पता है, काफ़ी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट हो रहा है हेल्थ केयर में सरकार की तरफ से, प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ से भी काफ़ी हो रहा है। तो ये जहां हम कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, इंफ्रा इंप्रूव कर रहे हैं, स्कीम्स ला रहे हैं जिसके तहत लोगों को एक्सेस मिल सकती है हेल्थ केयर की, और इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ गया है। ये चार पांच चीज़ें ऐसी हो रही जिससे हमें उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो भारत में अपने हेल्थ केयर की सुविधाएं हैं वो मिल पाएंगी। ज्योति जी, इसी से मिलता जुलता मेरा एक सवाल ये है कि मैंने कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी जो ये कह रही हैं कि 2026 आते आते मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री लगभग $13 बिलियन का बिजनेस करेगी। अब हम देसी लोग हैं, हम $13 बिलियन को रुपए में कन्वर्ट करेंगे, बहुत 1000 करोड़ होते हैं। आप में से किसी की मैथ्स अच्छी हो तो प्लीज बताइएगा, मैं तो कोई नंबर पे पहुंच नहीं पाई। तो जब इतना रेवेन्यू हम जनरेट कर रहे हैं, उससे क्या हमारे डोमेस्टिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी किसी तरीके का फायदा होगा? बिल्कुल। जैसे जैसे मेडिकल वैल्यू ट्रैवल का स्कोप बढ़ेगा और रेवेन्यू बढ़ेगा, उतना फ्लूइडिटी, कैश सरप्लस हॉस्पिटल्स के पास होगा इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने के लिए। टेक्नोलॉजी, जैसे आप बात करें, आज डाविंसी रोबोट्स की सर्जरीज लगभग हर मेन अस्पतालों में हो रही है यहाँ पे। उससे काफी टाइम बचता है, पैसे बचते हैं, प्लस ब्लड फ्लोज जो हैं, शॉर्टर इंसिशन के अंदर काम होता है, ब्लड फ्लो जो है कम है, ब्लड लॉस कम है, टाइम सेविंग है, एंड मोर प्रिसाइज सर्जरीज होती हैं इससे। तो ये जो टेक्नोलॉजी भारत ने अडॉप्ट कर ली है, और हर फील्ड में आप देखिए, ऑन्कोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है, गायनेकोलॉजी है, जीआई है, यूरोलॉजी है, इन सब में तो स्पेशली ये बहुत आगे मायने से हम बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारे पास मेडिकल वैल्यू ट्रैवल का रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो हम भी अपने आप को और सक्षम करते जा रहे हैं और बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। ओके, अनस जी, मैं आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहूँगी। अभी हम बात कर रहे थे कि बहुत अलग अलग देश से लोग आ रहे हैं, मिडिल ईस्ट से आ रहे हैं, अफ्रीकन कंट्रीज से आ रहे हैं। क्या लैंग्वेज बैरियर एक प्रॉब्लम आती है? क्योंकि बहुत लोग हैं जिनको हिंदी नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती, तो जब इलाज के दौरान क्या कोई समस्या आती है कि पेशेंट अपनी बात डॉक्टर को नहीं समझा पा रहा और डॉक्टर अपनी बात पेशेंट को नहीं समझा पा रहा? देखिए, पहले तो हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि भारत में बहुत से लोग अंग्रेजी जानते हैं और अंग्रेजी में बड़ी आसानी से अस्पताल में, तो एक बहुत बड़े कंट्रीज हैं जहां से इंग्लिश स्पीकिंग लोग आते हैं, तो उनको तो हमारे यहाँ कोई मसला नहीं है किसी तरह का। अब कई देश ऐसे हैं, जैसे हम देखते हैं रशियन स्पीकिंग लोग आते हैं CIS से, या अरबिक स्पीकिंग लोग आते हैं मिडिल ईस्ट से, या फ्रेंच स्पीकिंग लोग आते हैं अफ्रीका से, तो उनके लिए अस्पतालों में इंटरप्रेटर्स की सुविधा होती है। हमारे यहाँ 24 घंटे इंटरप्रेटर्स रहते हैं जो कि अवेलेबल है मरीजों और डॉक्टर्स या और लोगों के बीच कम्युनिकेशन करवाने के लिए। तो थोड़ी बहुत समस्या तो ज़रूर रहती है, बट इतने सालों से ये चल रहा है कि अब काफ़ी हद तक इसको कोई दिक्कत नहीं आती है हम लोगों को।
चूंकि अस्पतालों में, बड़े अस्पतालों में इंटरप्रेटर्स हर वक्त अवेलेबल है और किसी भी वक्त अगर कोई डॉक्टर या मरीज बात करना चाहते हैं तो इंटरप्रेटर फौरन उनको मिल जाते हैं। तो फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं आ रही इसमें। लैंग्वेज की वजह से कोई इशू नहीं जी, है। अब कैसे सिस्टम बन गए हैं, इंटरप्रेटर्स हर जगह अवेलेबल है। जी, ज्योति जी एक बात ये बताइए, जब हम मेडिकल टूरिज्म की बात करते हैं तो क्या ये केवल एलोपैथी तक सीमित है या फिर योग, आयुर्वेद, क्योंकि ये तो गढ़ है, हिंदुस्तान गढ़ है इन चीजों का, तो क्या यहाँ इसके लिए भी पेशेंट्स आ रहे हैं या लोग आ रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि वेलनेस के लिए भी वीजा खोला गया है, आयुष वीजा, तो ये सब चीजें देख के ही ये सब स्टेप्स लिए गए हैं भारत सरकार ने। और वेलनेस और योग को आज आप इंटरनेशनल मार्केट में एक बहुत बड़ा योगदान है, सब लोग इसकी महत्वता जानते हैं। बहुत सारे वेलनेस क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स हैं जो कि इंटरनेशनल पैकेजेस दे रहे हैं और इंटरनेशनल ये पूरे लोग कई देशों से, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी यहाँ आते हैं दूर दूर तक इंडिया में ये वाले योग के सलाह लेने और साथ में अपने आप को स्वस्थ करने, क्योंकि प्रिवेंटिव मेडिसिन अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है आज, एंड पीपल नो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।